हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरएस एकेडमी AKTU। मैं लोकेंद्र कुमार आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो फॉर यूनिट नंबर 3। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 का वन शॉट आपको प्रोवाइड करा दिया है, जो आपको यूट्यूब और आपकी ऐप में भी अवेलेबल है। ठीक है, और उसके जो PDF हैं वो हमारी ऐप पर आपको फ्री में अवेलेबल है, तो आप लोग जाके वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट नंबर 3 को कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और उसको किस तरीके से हम उसको लिखना है। तो ये आज का जो वन शॉट है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी चीज, हम लोगों ने आपको जो ऐप है हमारी आरएस एकेडमी AKTU की, उसमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पिछले 3 सेमेस्टर के जो पेपर्स थे उनका सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड करा दिया गया है, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में है। तो आप लोग वहां से जाके पेपर्स को देख के और उसका सॉल्यूशन चेक कर लें कि किस तरीके से हमें आंसर देने होते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ एक दो पेपर सॉल्व करके दिखा दे कि किस तरीके से हम यूनिवर्सिटी में जब आपके एग्जाम होंगे तो उसमें हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 3 को। और ये आज की जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अपने दोस्तों के साथ इन वन शॉट्स वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, यूनिट नंबर 3 जो है वो आपका ट्रांसफॉर्मर और मैग्नेटिक सर्किट है। तो यहां से जो आपकी सबसे पहली यूनिट बनती है वो है आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो कहता है कि डिफाइन ट्रांसफॉर्मर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, उसमें केवल लिख के आ जाते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाइए, जो ऐसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। आप इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर में जो एनर्जी है वो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पर ट्रांसफर हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग ने लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसमें क्या है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। जब हम ट्रांसफॉर्मर को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिका एंड देयर इज नो फ्रीक्वेंसी चेंज। मीन जो सप्लाई हमने प्राइमरी साइड पे अप्लाई की है वही आपके पास जो सेकेंडरी साइड पे जब आपको आउटपुट मिलेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी सेम होगी। ठीक, अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल को। हम कैसे फ्रीक्वेंसी समझते हैं कि हमारे पास जो मशीन है वो किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो सबसे पहली बात, ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है? EMI पर। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब EMI दो टाइप से अकर करता है, एक आपका सेल्फ इंडक्शन और दूसरा आपका म्यूचुअल। ठीक है जी, ये दोनों ही फिनोमिना आपके ट्रांसफॉर्मर में वर्क करते हैं। तो हमने किस तरीके से समझाया था, मैं आपको बहुत तेज गति से, ठीक है ना, बहुत तेज, क्योंकि हमें पूरी यूनिट कवर करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जिस वाइंडिंग को हमने सप्लाई गिवन की है वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, जहां हमने लोड कनेक्ट किया है वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। जब हम प्राइमरी साइड पर कोई सोर्स कनेक्ट करते हैं और वहां क्लोज सर्किट फॉर्म होता है तो एक करंट फ्लो करेगी जिसको आपने कहा प्राइमरी करंट। जब ये प्राइमरी करंट आपके प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम इसको N1 मान लें और ये आपके N2, जब यहां मूव करेगी करंट तो क्या होगा, करंट आपकी इधर से जाएगी ऐसे, इस तरीके से। तो क्या होगा, Ni का फॉर्मेशन होगा। Ni मतलब एम्पियर टर्न, जिसको हम बोलते हैं MMF। वो क्या करेगा, इस कोर में आपका फ्लक्स का डेवलपमेंट करेगा, जिसको हम बोलते हैं फाई। ये फ्लक्स की जो नेचर होगी ये आपकी अल्टरनेटिंग इन नेचर होगी। अल्टरनेटिंग नेचर कैसे होती है,
लाइक एज द साइनसोइडल वेव। मीन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो। जब ये फ्लक्स आपके नंबर ऑफ टर्न्स को कट करता है तो ड्यू टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां आपका एक इंड्यूस ईएमएफ होगा ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हुआ है ये भी आपके प्राइमरी सर्किट की वजह से है और सेम सर्किट जो सेम सर्किट है उसी को कट कर रहा है, तो उसके अंदर जो ईएमएफ का प्रोडक्शन हुआ दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसकी जो नेचर होती है ये अप्लाइड वोल्टेज से अपोजिट होती है। ठीक है, जब ये फ्लक्स इस कोर में, कोर क्योंकि एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है इसका मतलब यहां फ्लक्स को फ्लो करने के लिए इजी पाथ मिलेगा, लो रिलक्टेंस का पाथ मिलेगा। जब ये फ्लक्स आपका फ्लो होता हुआ आपके सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को कट करेगा तो ड्यू टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 होगा। और ये जो E2 होगा ये ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन होगा। म्यूचुअल क्यों? क्योंकि प्राइमरी साइड का फ्लक्स था उसने सेकेंडरी साइड के टर्न्स को कट किया तो वहां इंड्यूस ईएमएफ E2 किया। अगर आपके सेकेंडरी साइड पे लोड कनेक्ट है तो एक करंट I2 फ्लो करेगी या IS फ्लो करेगी और आपकी एनर्जी लोड पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है ना। अब यहां हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो मैंने यहां देखो लिखा हुआ है EMI, यहां आपका सेल्फ इंडक्शन और यहां आपका म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी, ये आपके स्टेप बताए हुए हैं। वोल्टेज अप्लाई किया, करंट एमएमएफ बना, फ्लक्स ने कट किया तो वहां आपका प्राइमरी साइड में इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक है ना, ये आपका सेल्फ इंडक्शन से होगा। उसके बाद फिर सेकेंडरी साइड में जब फ्लक्स कट करेगा तो वो आपका E2 होगा और ये म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होगा। और यहां आपकी अगर लोड स्विच कनेक्ट होगा तो लोड में एनर्जी फ्लो करेगी और आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये आपको बेसिक टर्म ध्यान रखनी है जब आप इसको लिखेंगे और इसको अपनी लैंग्वेज में आप बना के लिखें जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, ये हमने इसकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो यहां आपको मेंशन कर दी हैं। ठीक है, जो आपके नोट्स हैं वो आपको ऐप में मिल जाएंगे तो आप उसको याद कर लें क्योंकि याद तो करना पड़ेगा, अगर लिखना है तो याद तो करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कैन ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट ऑन डीसी? तो उसका सीधे सा आंसर है नो। ट्रांसफॉर्मर डीसी पे ऑपरेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ हुआ वो किस वजह से हुआ? एन डिफाई बाई dt, यानी कि जो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हुआ है वो आपका अल्टरनेटिंग इन नेचर था। मीन उसका मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा था। लेकिन डीसी के केस में क्या होता है कि जो उसका मैग्नीट्यूड है वो आपका कांस्टेंट होता है, यानी कि फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी। और किसी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां आपका जीरो आएगा। अगर जीरो आएगा इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जीरो हुआ। सिमिलर तरीके से सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इसका मतलब सेकेंडरी साइड में कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी तो ट्रांसफॉर्मर आपका डीसी पे ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फोर्सफुली रेटेड मैग्नीट्यूड की डीसी को प्राइमरी साइड पे अप्लाई करते रहें तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वहां हीट एक्यूमुलेशन होता रहेगा और धीरे 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 क्या होगा, हीट का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन होता है वो आपका बर्नआउट हो जाएगा और बर्नआउट होने के बाद क्या होगा, वहां शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मर में आग लग जाएगी। ठीक है, चलिए यहां आपको जल्दी से देख लेते हैं हम टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर आपके दो टाइप्स के हैं बेसिकली, एक कोर टाइप और एक सेल टाइप। कोर टाइप में क्या चीज है कि जो आपकी वाइंडिंग्स हैं वो कोर के लिम्स पर है। ठीक है ना, ये आपके पास दो लिम्स हैं 1 और 2, इसको हम यॉक बोलते हैं ओरिजेंटल सेक्शन को। ठीक है, और जब भी कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर आपका यूज किया जाता है जनरली वो हाई वोल्टेज के एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। दूसरे टाइप के जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है। जनरली आपका कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखें इन दोनों में क्या क्या चीज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कोर टाइप और ट्रांसफॉर्मर जो हमारे
ट्रांसफॉर्मर है वहां जो वाइंडिंग्स होती हैं वो आपकी कंसंट्रेटिव वाइंडिंग होती है, ठीक है ना। बाकी जो मशीन हमारी आती हैं रोटेटिंग मशीन, वहां जो वाइंडिंग्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन है उनके बीच में, आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसके बाद ठीक है ना, ये आपका क्लासिफिकेशन है ट्रांसफॉर्मर का कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मर को क्लासिफाई करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से। हाँ, 2 नंबर से आपको याद आया कि हम बहुत जल्द आपको 2 मार्क्स की एक इंपॉर्टेंट वीडियो, उससे बाहर आपके उम्मीद नहीं करते हैं कि सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस होंगे वो बाहर जाएंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और आपको हर मटेरियल इस सब्जेक्ट का बिल्कुल हाई क्वालिटी में यहां मिलने वाला है। तो चलिए, तो एप्लीकेशन के तौर पे हम क्या देख सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, measurement of current in single phase and three phase system, measurement of voltage in single phase and three phase, measurement of power and measurement of एनर्जी। ये कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं, कई बार आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ओके, यहां आपका एक पॉइंट रह गया है, वो मैं आपको करा देता हूं। यहां एक आपसे पूछा जाता है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या है, अभी हमने देखा कि जो हमने E1 इंड्यूस किया, जो पैरामीटर हमारे ईएमएफ को प्रोड्यूस करने में यूज हो रहे हैं, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट E1 and E2, this is the RMS value of induced EMF at प्राइमरी साइड, ठीक है जी। इसी तरीके से आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एट सेकेंडरी साइड, दूसरा फाइव फ्लक्स इन वेबर्स, के बाद हमारा क्या यूज होगा, फाइव N1 number of turns on primary side, second N2 number of turns on secondary side। और कुछ चीज होगी तो हम उसको अभी देख लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करने जा रहे हैं कि हमने जो फ्लक्स को माना है, फ्लक्स हमारे पास है फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसके लिए वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूं तो वेवफॉर्म आपके पास कैसी आएगी, सच टाइप, दिस इज ओमेगा टी। अगर हमने इसको मैग्नीट्यूड माना है फाई, तो दिस इज द फाई एम, 0 T/4, T/2, 3T/2 एंड T, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो हमारे पास फ्लक्स, ठीक है, जो हमारे पास एक कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ हुआ है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके d∅dt। इसको हम लिख सकते हैं एवरेज ईएमएफ पर टर्न, एवरेज ईएमएफ पर टर्न, ठीक है ना। पर टर्न लिखा है तो एन की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। और माइनस साइन किस लिए यूज किया था, माइनस साइन आपका यूज किया था हमने किस लिए, कि जो आपका अपोजिशन क्रिएट कर रहा था ड्यू टू द लेंज लॉ। तो अगर हम d∅dt की वैल्यू को यहां निकालते हैं तो d∅dt क्या होगा, d∅ का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
तो हम इसके लिए कंसिडर करते हैं हाफ साइकिल, कंसिडर 1/4 साइकिल। 1/4 क्यों किया कि अगर आप देखें तो ये साइकिल है और ये चेंजेज है, तो फ्लक्स में कितना चेंजेस आ रहा है मैक्सिमम 0 से लेके φm तक। तो अगर मैं फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, φm माइनस 0, और टाइम कितना लग रहा है 0 से t/4, यानी t/4 माइनस 0, तो d फाइ बाई डी टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 4 φm अपॉन टी, और टाइम और फ्रीक्वेंसी में आपके पास रिलेशन होता है इनवर्सली का, तो हम लिख सकते हैं 4f φm। ये क्या है आपके पास E, एवरेज EMF पर टर्न दिस। अब हमें पता है कि साइनसोइडल क्वांटिटी के लिए जो आपके पास फॉर्म फैक्टर होता है, जैसा हमने सेकंड यूनिट की उसमें किया था, तो वो होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 1.11। अगर मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए तो आरएमएस वैल्यू विल बी KF मल्टीप्लाई बाय एवरेज वैल्यू, तो दिस वैल्यू इज 1.11 एंड एवरेज वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 4f φm, दिस इज 4.44 f φm। This is the RMS value of induced EMF. If we calculate for the primary side, then this is multiplied by the number of turns of primary side, that is phi m, that is N1. This is known as the EMF equation, and similar way में E2 is equal to 4.44 f phi m N2. This is a very important derivation from point of view your एक्सटर्नल एग्जाम्स, ठीक है ना। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। अब दूसरी चीज, इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स यहां आपको दिखाया गया था, इसलिए मैंने वो डेरिवेशन याद आया मुझे कि वो उसमें रह गया है। तो आप देखिए इसमें कहा गया A2200/200 वोल्ट 50 हर्ट्ज 100 kV ट्रांसफॉर्मर हैज इट्स लो वोल्टेज वाइंडिंग विथ 90 टर्न्स, कैलकुलेट द करंट इन बोथ वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज हो सकती है क्योंकि हम कम समय में आपको जो अच्छा कंटेंट्स है और पूरी यूनिट्स को आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमने जो वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है उसमें B1 और B2, पहला वोल्टेज प्राइमरी साइड, दूसरा वोल्टेज सेकेंडरी साइड, दिस इज B1, दिस इज B2। रेटिंग जो आपको केवीए में गिवन होगी, दिस इज 100 kVA। के का मतलब 10 की पावर 3 होता है, तो हमने लिखा 100 इंटू 10 की पावर 3 VA। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड कौन सी है, सेकेंडरी साइड, से हमने N2 लिखा। अब आपको I1 कैलकुलेट करना है, तो आप ध्यान रखना जब भी आपको I1 या I2 कैलकुलेट करना होगा, अगर आप रेटिंग को प्राइमरी वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो आपको I1 मिलेगा, और अगर आप सेकेंडरी साइड के वोल्टेज से डिवाइड करेंगे रेटिंग को तो आपको I2 मिलेगा। फिर हमने जो हमारा रेशियो होता है B1/B2 इक्वल टू N1/N2, इसको यूज किया, तो यहां से हमारे पास आया N1 की वैल्यू, और हमने ईएमएफ इक्वेशन को यूज किया, और ईएमएफ की इक्वेशन को यूज करके हमने कैलकुलेट किया फाइ, ठीक है ना। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल्स कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, अगर आपको ईएमएफ इक्वेशन पता है तो आप सीधे सीधे चीजें लिख सकते हैं। इस रेशियो को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखता हूं तो ये लिखते हैं B1/B2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू I2/I1 इज इक्वल टू वोल्टेज रेशियो। ये ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसने कहा कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, नो कॉपर लॉसेज होंगे, नो आयरन लॉसेज होंगे, नो लीकेज फ्लक्स होगा,
अगर हम दूसरे तरीके से कहें कि जो इनपुट पावर है वो आपकी आउटपुट पावर के इक्वल होगी, इफिशियंसी आपकी 100% होगी, ठीक है। और लेकिन प्रैक्टिकल में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आइडियल ट्रांसफार्मर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये थियोरेटिकल अजम्पशंस के लिए हम आइडियल ट्रांसफार्मर को एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा। इसके बाद हमारे फेजर डायग्राम ड्रॉ करने हैं, तो आपको, ठीक है, सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप लेक्चर्स, जो आपको ऐप में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहां से इनको समझ सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर को हमने किस तरीके से ड्रॉ किया था। लेकिन अगर आपको याद करना है तो केवल आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन दिस, और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ठीक है ना। ये डायग्राम आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको जरूर कर लें। फिर उस पर बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल का जो सब्जेक्ट है वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको उनको फॉर्मूला याद जरूर होना चाहिए। तो IC इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट, IM इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट IC स्क्वायर, ठीक है ना। RC इज इक्वल टू V1 अपॉन IC, XM इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 IM। इसके बाद यहां हमने आइडियल ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन, मीन नो लोड कंडीशन का मतलब था कि सेकेंडरी साइड पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरे केस में हमने लोड को कनेक्ट किया। उस कंडीशन में लोड की जो नेचर होगी वो तीन तरीके से हो सकती है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। यहां आइडियल नहीं चलता है, इसलिए यहां रेजिस्टिव तो प्योर हो सकता है। उसके बाद हमारा आरएल सर्किट होगा और आरसी सर्किट होगा। तो जैसा कि यूनिट नंबर सेकंड में हमने देखा था कि आरएल सर्किट के लिए जो करंट थी वो फाई एंगल से लैग करती है, और कैपेसिटिव आरसी सर्किट के लिए करंट फाई एंगल से लीड करती है। तो आप यहां देखेंगे ये आपका रेजिस्टिव लोड है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में सेम फेज है, कोई एंगल नहीं था, इसलिए हमने इसको सेम फेज में ड्रॉ किया। इसके अपोजिट में इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने एक सेकेंडरी साइड में करंट ड्रॉ करी I2 डैश, और आई नॉट और I2 डैश का रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका इंडक्टिव में करंट आपकी लैग कर गई, सिमिलर कैपेसिटिव के केस में जो करंट है वो लीड कर जाएगी। तो ये आपका आइडियल का केस है, ठीक है ना। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ऐप में जाएं, वहां लेक्चर्स हैं, अभी आपके पास समय है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को ड्रॉ किया था, ये आपके डायग्राम्स हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन, ठीक है। इसके बाद इन पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 1000 टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड 200 टर्न्स ऑन सेकेंडरी, द नो लोड current is 3 ampere at power factor of 0.2 lagging. Calculate the primary current and power factor when the secondary current is 280 ampere and at a power factor of 0.8 lagging, ठीक है। तो यहां हम इसको न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से करते हैं ये आपको समझ में आएगा जब आप फेजर डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि सारे डायग्राम्स आपके फेजर डायग्राम से आते हैं। जैसे कि यहां हमने सबसे पहले जो पैरामीटर हमें गिवन थे वो हमने मेंशन कर लिए, जैसे हमें प्राइमरी साइड के टर्न्स थे, सेकेंडरी साइड के टर्न्स थे, नो लोड करंट थी, पावर फैक्टर गिवन था, हमें I1 कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, और सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो कर रही थी उसका हमें मैग्नीट्यूड और पावर फैक्टर पता था, तो हमने उसका एंगल निकाल लिया। फिर हमें पता है कि जो प्राइमरी करंट होती है वो I नोट I2 डैश प्लस I नोट का सम होती है। ये कहां से आया, यहां से देखिए, यहां से ज्यादा समझ में नहीं आएगा, यहां से आपको समझ में आएगा। देखिए ये थी, जब हमने I1 ड्रॉ करी है तो ये I नोट था और ये I2 डैश था, इन दोनों के रिजल्टेंट से आपकी I1 आई थी। तो इसी चीज को हमने यूज किया न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, दिस डेरिवेशन। फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम I2 डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से आता है आपका रेफरिंग वाला सेक्शन, जो हम इक्विवेलेंट सर्किट में देखते हैं कि किस तरीके से हम प्राइमरी सर्किट के एलिमेंट को सेकेंडरी साइड और सेकेंडरी साइड के पैरामीटर को प्राइमरी साइड में रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम करंट को सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड ले जाते हैं तो हम नंबर ऑफ को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, K की वैल्यू होती है N2 अपॉन N1, V2 अपॉन V1,
E1 अपॉन ओ E2 अपॉन E1 एंड I1 अपॉन I2। ठीक है जी। तो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को बहुत डिटेल में आपके लेक्चर तैयार किए थे। इसके बाद हमने इक्विवेलेंट सर्किट बताया। इक्विवेलेंट सर्किट, ये आपका कोई ट्रांसफार्मर है, उसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, जिसमें आपने प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जितने भी पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं उसको सबको यहां शो किया गया है। जैसे अप्लाइड वोल्टेज V1, प्राइमरी करंट R1 X1, ये आपकी कोर ब्रांच जो है उसके पैरामीटर्स आ गए। नो लोड करंट, कोर लॉस कंपोनेंट करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, कोर लॉस एंड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ये इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी साइड, ये आपका काउंटर बैलेंस करंट, दिस इज सेकेंडरी साइड इंड्यूस ईएमएफ, सेकेंडरी साइड करंट, सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस, सेकेंडरी साइड लीकेज रिएक्टेंस एंड लोड के अक्रॉस वोल्टेज। अब जब इसको एनालाइज करते हैं तो हमें इसको रेफर करना पड़ता है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड। तो जब हम रेफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं आपके उसको डैश से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द प्राइमरी। अब प्राइमरी साइड पे जब हम रेफर करेंगे तो किन क्वांटिटी को करेंगे, यानी कि सेकेंडरी साइड की। तो सेकेंडरी साइड के जितने भी पैरामीटर्स होंगे R2 डैश, I2 डैश, X2 डैश, E2 डैश, V2 डैश। अब हम करेंगे कैसे, तो यहां हमने लिखा हुआ है ये टर्म कि आपके पास R है, X है, Z है, यानी कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस है और इंपीडेंस है, उस केस में हम K स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास वोल्टेज की नेचर के एलिमेंट हैं तो हम K से डिवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास करंट की नेचर है, वो एलिमेंट है, तो उस केस में हमारे पास K से मल्टीप्लाई करते हैं। इस K को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो हमारे पास कैसे बन जाता है, R1E इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 डैश। R1E जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो R1 प्लस R2 अपॉन K स्क्वायर। सिमिलर वरी में ये दिस। तो इन पैरामीटर को हम जब शो करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। फिर हमने सेकेंडरी साइड में किया, तो सेकेंडरी साइड में क्या चीज हो जाएगी कि आपने प्राइमरी को सेकेंडरी पे ले गए, तब आर एक्स जेड में हम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई और बी में हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और करंट को हम के से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिंपल सा न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके पेपर में काफी टाइम्स आया हुआ है, और सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है। केवल आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको ध्यान रखना है कि कौन से फॉर्मूले आपके लगने हैं। जैसे अगर आपको प्राइमरी साइड पे रेफर करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, रिएक्टेंस का ये फॉर्मूला। अगर आप प्राइमरी साइड पे रेफर कर, वो सेकेंडरी साइड पे रेफर कर रहे हैं, तब ये दिस इज। आप तो एक बार आप न्यूमेरिकल से गो थ्रू होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हमने करे नहीं है इसलिए हमें टफ लग रहे हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के इसमें ध्यान दीजिए, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ऐप के थ्रू से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम आपको जितनी मैक्सिमम हेल्प हो सकती है वो हेल्प करेंगे। अगर अब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैक लगने वाली है, ठीक है ना, मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो एक बार आप हमसे कांटेक्ट जरूर करें। ठीक है ना। हो सकता है कि थोड़ी सी मदद करके थोड़ी चीजें आपको सॉर्ट करके और बता दी जाए, तो हो सकता है आपका पेपर क्लियर हो जाए और आपका भला हो जाए। ठीक है ना। तो तब आप बाद में हमें धन्यवाद कहोगे जब आपका रिजल्ट आएगा कि हमने सर पे विश्वास किया और हमारा रिजल्ट अच्छा आया। तो इस तरीके से हमने इक्विवेलेंट सर्किट पे न्यूमेरिकल्स किए थे, तो आप इन न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। हम अभी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा के नहीं दिखा सकते, अगर आपको देखने हैं, समझने हैं, तो आप जो हमारे लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड वो आप देख सकते हैं। ये आपके पास 2 नंबर का एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट इज द डिफरेंस एट सेकेंडरी साइड। वोल्टेज रेगुलेशन आपका कहां होगा, सेकेंडरी साइड पे, जो आपका वोल्टेज है कब, नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन के बीच में जितना वेरिएशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। हमने लिखा है वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं E2 से, और फुल लोड वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V2 से। तो E2 माइनस V2 अपॉन E2, ये एक दूसरा फॉर्मूला है। अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन को लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं I2 Re2 cos phi प्लस माइनस I2 Xe2 sin phi। ये सफिक्स में आएगा,
साथ में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये साथ में नहीं होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसी तरीके से यहाँ। परसेंटेज अगर आप लैगिंग लोड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये साइन प्लस का आ जाएगा, और अगर लीडिंग के लिए कर रहे हैं तो ये साइन माइनस का आ जाएगा। यहां पर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल्स बताया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 नंबर में पूछा गया है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो tan phi इज इक्वल टू माइनस Re2 अपॉन XC2। ये क्वेश्चन भी आपका इसके साथ पूछा जाता है, जनरली सेम डाटा के साथ आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें। केवल फॉर्मूले में क्या करना है, I2 Re2 cos phi2 प्लस माइनस I2 XE2 sin phi2, हमने E2 से करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ 2 तरीके से दिया होता है, या तो परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होगा, जैसे 1% और 5%, ओमिक ड्रॉप है तो ये टोटल ड्रॉप गिवन है, ये आपका रिएक्टिव ड्रॉप है तो ये चीज गिवन है। इसका मतलब इसको आप नॉर्मल में कन्वर्ट करें तो 0.01, पावर फैक्टर आपको गिवन था 0.8, cos phi की वैल्यू होती है, अगर आपको cos phi मिल गया तो आप sin phi कैलकुलेट कर लेंगे। यहां बताया हुआ है sin phi इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर phi, ठीक है जी। इसी के साथ रिएक्टिव ड्रॉप, इसको नॉर्मल कलेक्ट किया, जो वैल्यू आई वो वोल्टेज रेगुलेशन। अगर आपको ये वैल्यू पर यूनिट में गिवन हो, सपोज करो 3 पर यूनिट, तो आप 0.01 नहीं लिखेंगे, सीधे 3 लिखेंगे, ठीक है, और आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपको कैलकुलेट भी करके बताया आगे लीडिंग के लिए। इसी के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या कि एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मर लॉसेज। अगर हम ट्रांसफॉर्मर लॉसेज की बात करते हैं तो मेनली आपके 2 टाइप के लॉसेज होते हैं, एक आपका आयरन लॉसेज और कोर लॉसेज, या आपके कॉपर लॉस और ओमिक लॉस। तो लॉसेज जो होंगे ट्रांसफॉर्मर में वो अकर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड नॉइस। हम आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉसेज और कॉपर लॉसेज को ओमिक लॉसेज, वो वेरिएबल लॉसेज बोलते हैं। क्यों? इनकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है ना, ये मशीन में अगर करने ही करने हैं, हम केवल इनकी वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। कोर लॉस को हम 2 टाइप में सेग्रीगेट करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज। हिस्टैरिसीस लॉसेज हम किसको बोल रहे हैं? कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी आपकी लॉस हो रही है उसको हमने बोला है हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉसेज क्या है? एडी करंट लॉसेज मीन कोर जो है, जब हमने इसको डिजाइन किया था तो वो किसी सॉलिड मटेरियल से नहीं थी, वो डिफरेंट टाइप की स्ट्रिप को यूज करके, ठीक है, स्टक करके बनाई गई थी। तो जो हमने स्टक किया उसके बीच में कुछ एयर गैप बच जाता है, उस एयर गैप में जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं एडी करंट, और इन करंट की वजह से जो कोर में लॉसेज होते हैं उसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉसेज। तो कई बार 2 नंबर में आपसे कहा जाता है कि हिस्टैरिसीस और एडी करंट के लिए इक्वेशंस लिखिए, ठीक है ना, तो वो हम लिखते हैं। ये आपके पास इक्वेशंस होती है, हिस्टैरिसीस के पीछे थी, ये एडी करंट की है, इनको आप याद कर लीजिए। रिड्यूस कैसे करते हैं हम? और उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो हमारे पास सिलिकॉन स्टील्स होती हैं उसको हम सीआरजीओ प्रोसेस से पास करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, काफी हद तक आपके जो लॉसेज हैं हिस्टैरिसीस वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं। और एडी करंट कैसे हम करते हैं? कोर को लैमिनेट करके। दूसरे आपके जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे ओमिक लॉस हैं, जिसको हम बोलते हैं आई स्क्वायर आर। तो प्राइमरी साइड में I1 स्क्वायर R1, सेकेंडरी साइड में I2 स्क्वायर R2, और हमने इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था तो हम पीसीयू को लिख सकते हैं I1 स्क्वायर R1E एंड पीसीयू इक्वल टू I2 स्क्वायर R2E। इसके बाद यहां से आपका एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट आता है जिसमें हम बोलते हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करते हैं। मैंने बताया था जब हम लेक्चर्स को बना रहे थे कि परसेंटेज इफिशिएंसी इक्वल टू एक्स V2 I2 cos θ2 अपॉन एक्स V2 I2 cos θ2 प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर I2 स्क्वायर R2। ये एक्स जो था ये लोडिंग फैक्टर था, और लोडिंग फैक्टर को हमने कैसे डिफाइन किया था? अगर फुल लोड होगा तो एक्स की वैल्यू 1, हाफ लोड होगा तो एक्स की वैल्यू 1। जब हम एग्जाम लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम पेपर, जैसे मेरे कॉलेज में हम पेपर डिजाइन करते हैं तो हम लिखते हैं हाफ ऑफ फुल लोड। हाफ ऑफ फुल लोड का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर आपके फुल लोड पे का हाफ पे काम कर रहा है, तो हाफ कितना होगा? 50%, यानी कि उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5। या अगर हम गए क्वार्टर लोड पे 1/4 लोड पे तो उस केस में एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.25, ठीक है ना। तो यहां हमने डेरिवेशन किया हुआ है, ये हमने फंक्शन लिया, परसेंटेज इफिशिएंसी थी तो 100 में नॉर्मल करेंगे तो
100 खत्म हो जाएगा। इसके बाद किसी भी फंक्शन को अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको 0 पे पुट कर देते हैं। हमने यहाँ डेरिवेशन किया, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन निकल के आई दैट इज एक्स स्क्वायर I2 स्क्वायर दिस, तो वेरिएबल लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉसेज और या कांस्टेंट लॉसेज, और हम कह सकते हैं कॉपर लॉसेज इक्वल टू आयरन लॉसेज। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम efficiency. What will be the value of maximum efficiency? So this will be the formula. This is a very important formula. ठीक है ना। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका यहां यूज होता है परसेंटेज लोडिंग के लिए, and KVS applied at maximum efficiency. These formula are used in solving the numerical of transformer. तो यहां आपके पास इफिशिएंसी का, अब आप देखिए ये जो न्यूमेरिकल्स है इसमें कुछ नहीं है, केवल जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे वही फॉर्मूले आपके यूज हुए हैं। हमने फुल लोड पे निकाला, हाफ लोड पे निकाला, और आपने केवीएस अप्लाइड निकाला, और उसके बाद आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली एंड परसेंटेज लोडिंग। तो आप देखें अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो आपके न्यूमेरिकल चुटकी बजाते हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं, और एग्जाम टाइम में दिमाग हमारा सबसे ज्यादा तेज चलता है। हमें लगता है बस आपको करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है सोच सोच के कि मेरा सिलेबस नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, टाइम देके अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, मोबाइल को साइड में रख दो, ठीक है ना। मोबाइल को साइड में रखने का मतलब है कि फालतू चीजें जहां आपका टाइम कंज्यूम होता है, ऐसा नहीं है कि जी पढ़ना नहीं है, पढ़ सकते हो, लैपटॉप से पढ़ सकते हो आप। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स है। हाँ, यहां आपके पास दो टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इफिशिएंसी में आपको या तो इफिशिएंसी कैलकुलेट कराएगा, या वो आपको डिफरेंट डिफरेंट केस की इफिशिएंसी गिवन कर देगा, और इफिशिएंसी गिवन करने के बाद आपसे आयरन और कॉपर लॉसेस पूछ, ठीक है ना। जैसे इस केस में है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, द एफिशिएंसी ऑफ ए 400 kVA ट्रांसफार्मर इज 98.77% एट फुल लोड, 0.8 पावर फैक्टर, एंड 99.13 एट हाफ लोड, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी का मतलब 1 पॉइंट आयरन एंड कॉपर लॉसेस। तो हमने वैल्यू पुट करी, कंडीशन लगाई, एक इक्वेशन बना ली। सिमिलर तरीके से हमने दूसरी कंडीशन लगाई, एक दूसरी इक्वेशन बना ली, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, क्योंकि दो अननोन है, दो वेरिएबल की इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो वहां से पीआई और पीसीयू की वैल्यू आ गई। जब ये पीआई और पीसीयू की वैल्यू आ गई तो उसके बाद आपको पता है कि जो हमारे आयरन लॉसेज हैं वो कांस्टेंट होते हैं और वो लोडिंग पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो पीआई की वैल्यू यहां भी 900, यहां भी 900, लेकिन जो दूसरे लॉसेज है पीसीयू वो आपके लोड पे डिपेंड करते हैं। तो जब लोड पे डिपेंड करते हैं तो हमें उसको हाफ लोड पे कैलकुलेट करना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको हाफ लोड पे गिवन है और आपको फुल लोड पे निकालना है तो आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना आप। अगर आपको ज्यादा दिया है, फुल लोड का मतलब ज्यादा, और कम पे निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कम पे दिया है और ज्यादा पे निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद यहां से हम थोड़ा सा मैग्नेटिक सर्किट की तरफ चलते हैं। कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी कि आपको कुछ डेफिनेशन याद करनी होंगी, क्योंकि पेपर में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, परमेबिलिटी क्या होगी, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने आपको बताई थी कि आपको ये पढ़नी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, पेपर में अब तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पहले जब आप ये सिलेबस में था तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था कि राइट डाउन द एनालॉजी बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या चीजें, जैसे क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट, द क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्लक्स इधर करंट, फ्लक्स करंट, एमएमएफ, ईएमएफ, रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस, परमिनेंस, कंडक्टेंस, परमेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिलक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, फ्लक्स डेंसिटी, करंट डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये आपके डिसिमिलरिटीज आ गई इस तरीके से, ठीक है। ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने यहां कराए थे। हाँ, दो चीज, एक होता है आपका पास लीकेज फ्लक्स,
लीकेज फैक्टर और फ्रिंगिंग, ये दो डेफिनेशन आप जरूर याद कर लें। इस बार हो सकता है कि इन दो डेफिनेशंस में से कोई एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल जाए। लीकेज फैक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू द यूजुअल फ्लक्स इज नोन एज द लीकेज फैक्टर, एंड द यूजुअल फ्लक्स पासिंग अक्रॉस द एयर गैप tends to blast outward, thereby increasing the effective area of the gap and reducing the flux density gap. This effect is referred to the fingering. अगर आप यहां देखें तो ये आपका एयर गैप है। अगर आप देखें तो मैग्नेटिक लाइंस आपकी इस तरीके से फ्लो कर रही हैं, इस तरीके से। तो जो सेंटर वाला पार्ट है वहां मैग्नेटिक लाइंस आपकी वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर गैप है वहां एरिया आपका बढ़ जाता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फिंगरिंग। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप यहां देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो यूनिट नंबर 3 है वो हम यहां ब्रीफली में डिस्कस कर ली कि हमें क्या क्या चीज करनी है। तो आप लोग देख के पढ़ते रहें। ये आपकी जो पीडीएफ है इसकी वो आपको ऐप में मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं कि भाई हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 को, डीसी मशीन को। ओके, थैंक यू।